हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लैनेट। कैसे हैं आप? पढ़ाई चल रही है आपकी अच्छी? राजस्थान क्वेश्चन बैंक का सीरीज़ अच्छा चल रहा है। तो हम जो डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, हमने देखा था सेक्शन सी तक हम पहुंचे थे। सेक्शन सी कर रहे थे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आता है। ठीक है, तो हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो आपको ये अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हों तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, आपको ये बोलते सब हैं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें या शेयर करें, बट आप हर किसी के चैनल को सब्सक्राइब ना करें। आप देखें कहाँ आपको क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है और कहाँ आपको रेगुलर कंटेंट मिल रहा है। अगर आपको कुछ रेगुलर अच्छी चीज़ मिलती है किसी चैनल से तो आपको उसको सब्सक्राइब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जितने सब्सक्राइबर बढ़ते हैं हमें मिलता है मोटिवेशन आगे से आगे अच्छे से अच्छे लेक्चर्स बनाने का। सो कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग आवर लेक्चर्स। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 25। एटॉमिक फिजिक्स का पार्ट है। राइट द फर्स्ट एंड सेकेंड हाइपोथेसिस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी फॉर द स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो रेडियस और वेलोसिटी के एक्सप्रेशन के साथ फर्स्ट और सेकेंड पोस्टुलेट लिखना है बोर्स का। तो बोर्स का पोस्टुलेट आपको पता है, फर्स्ट पोस्टुलेट बोर्स ने दिया था कि इलेक्ट्रॉन एटम के अराउंड एक सेंट्रल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, जो स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर मोशन करने के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो फर्स्ट पोस्टुलेट कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हम। देखो, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम मूव्स इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो न्यूक्लियर में चार्ज है पॉजिटिव, मतलब प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में प्लस माइनस मतलब कूलम्स अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। वो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, इलेक्ट्रॉन इसलिए सर्कुलर पाथ पे ऑर्बिट में मूव करता है। ठीक है, दिस कूलम्स फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर मोशन के लिए आपको पता है एक रिक्वायर्ड फोर्स होता है, इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये फोर्स प्रोवाइड होता है कूलम्स फोर्स से। ठीक है, तो कूलम फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, कूलम फोर्स प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये आ गया ke²/r², mv²/r। ठीक है, और ये जो ऑर्बिट्स होते हैं ये स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहलाते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एनर्जी रिलीज नहीं करते हैं ना एब्जॉर्ब करते हैं। सो दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकंड देखो, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन ओनली दोज ऑर्बिट्स। आपको पता है सेकंड पोस्टुलेट बोर्स का, इलेक्ट्रॉन हर किसी ऑर्बिट में या हर किसी रेडियस के सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन ओनली उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है जिन ऑर्बिट्स में उसका एंगुलर मोमेंटम मतलब mvr h/2π का इंटीजर मल्टीपल होता है। तो mvr = nh/2π आपको ध्यान रहेगा, तो उसको सेकंड पोस्टुलेट कहते हैं। स्टेटमेंट आपको ऐसे लिखना है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन ओनली दोज ऑर्बिट्स फॉर विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π। राइट, तो ये था फॉर्मूला आपके पास। दोनों पोस्टुलेट्स को यूज़ करते हुए अब हमें इस क्वेश्चन में रेडियस एंड वेलोसिटी का एक्सप्रेशन भी लेके आना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेडियस की। तो रेडियस जो आएगा ऑर्बिट का, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ये हम लेके आते हैं रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट जो आएगा वो देखो कैसे निकलेगा, आपको रेडियस निकालना है। तो रेडियस के लिए आपने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था ke²/r² इक्वल्स टू, ये प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, ये आपने पढ़ लिया था। तो r से r कैंसिल हुआ। ठीक है, तो रेडियस की वैल्यू क्या आ गई? रेडियस की वैल्यू आ गई m, रेडियस की वैल्यू r को आप यहाँ लिख दो, mv² को डिवाइड कर दो, तो रेडियस की वैल्यू आ गई ke²/mv²। ये वैल्यू मिल गई, बट यहाँ पे मुझे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी v की। तो v की वैल्यू पुट करता हूँ। देखो, v की वैल्यू पुट करूँगा मैं सेकेंड पोस्टुलेट से। mvr = क्या होता है? nh/2π। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से v की वैल्यू आ जाती है nh/2πmr। v की वैल्यू आ गई, v को छोड़ दिया, v की वैल्यू आ गई nh/2πmr। इस v की वैल्यू को यहाँ पुट कर देता हूँ। देखो, और k की वैल्यू भी पुट करनी है मुझे। k कूलम्स कांस्टेंट होता है। सो r, सबसे पहले k की वैल्यू पुट करूँ। k की वैल्यू होती है 1/4πε0। k का फॉर्मूला e² हो गया, अपॉन में आप लिखोगे mv²। तो यहाँ पर m तो आएगा इसी, और v² मतलब v की वैल्यू ये है, ये पुट कर देंगे हम।
तो आएगा n स्क्वायर h स्क्वायर, देन v स्क्वायर करना है, n स्क्वायर h स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा इसका स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, ये रिलेशन आया। ठीक है, तो यहाँ से भी हम r कैंसिल करेंगे, r की वैल्यू कैंसिल कर दो तो ये r यहाँ पर बचेगा, और इन सारी वैल्यूज़ को आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। पहले कैंसिल क्या क्या होता है देख लो, 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल होगा। ठीक है, अब बचा क्या यहाँ पर n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ये n स्क्वायर फिर ये h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और r के साथ क्या है, r के साथ मल्टीपल में है e स्क्वायर, फिर आपके पास बचा पाई, फिर बचा m, बस ये बचा, और इधर बच जाएगा आपके पास r। ठीक है, तो रेडियस का एक्सप्रेशन आपको ये मिला, रेडियस ऑफ ऑर्बिट जो आएगा, रेडियस ऑफ ऑर्बिट जो आएगा वो आएगा r इक्वल्स टू, हमें लिख सकते हैं देखो रेडियस ऑफ ऑर्बिट, तो r का फॉर्मूला मिल गया n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन e स्क्वायर पाई m, राइट, e स्क्वायर पाई m। सो यहाँ पर ये रेडियस का फॉर्मूला मिला, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर पाई m। अब आपको पता है n क्या है, n है नंबर ऑफ ऑर्बिट, h क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, पाई कांस्टेंट है, और m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये डिटेल्स आपको लिखनी है, ये डिटेल्स आप यहाँ लिख सकते हैं, तो रेडियस का फॉर्मूला आपको मिलेगा। अब रेडियस के फॉर्मूले में अगर ये कांस्टेंट्स को हम सॉल्व कर लें, बाकी जो कांस्टेंट्स हमें दिख रहे हैं इनको अगर सॉल्व कर लें हम, तो रेडियस का फॉर्मूला हो जाता है, इक्वेशन आ जाती है रेडियस की n स्क्वायर इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये रेडियस आ जाती है। ठीक है, और ये रेडियस आप कह सकते हो ये nth ऑर्बिट की रेडियस है, तो nth ऑर्बिट की रेडियस तो मैं r nth लिख दूं तो भी चलेगा, r nth लिख सकते हैं कि nवें ऑर्बिट की रेडियस है ये n स्क्वायर 0.529 इंटू एंगस्ट्रॉम, ये रेडियस है। ठीक है, अब बाकी जो डिटेल्स अगर आप लिखें तो आप कह सकते हो कि ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, e क्या है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, r क्या है रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, और क्या यूज़ कर रहे हैं हम, e हो गया आपका, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हमने e ले लिया, एक प्रोटॉन ले लिया, प्लस, तो प्लस e माइनस e के बीच में लगने वाला फोर्स है, ये सारी वैल्यूज़ हम लिख सकते हैं। तो ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट मिल गया आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या चाहिए था, नेक्स्ट आपको चाहिए, इसमें आपको बोला है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं, v निकालना है। ठीक है, आपको रेडियस पूछा था और क्या पूछा था, वेलोसिटी पूछी थी। देख लो, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी फॉर द स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, राइट, तो वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। अब वेलोसिटी के लिए हमें पता है v इक्वल्स टू NH अपॉन 2πmr होता है, ये पता है, तो r की वैल्यू हमें पता है, तो r की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो v की वैल्यू क्या थी, v की वैल्यू थी NH अपॉन 2πm इंटू r, m इंटू r, r यहाँ पर आएगा, और r की वैल्यू पुट कर दो, तो r की वैल्यू क्या है, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर पाई m। ठीक है, अब हम कैंसिल करते हैं, देखो पाई से पाई कैंसिल होगा, m से m कैंसिल होगा, तो पाई m कट गया, n स्क्वायर से NH से काट दो, NH कैंसिल होगा तो स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से, तो v का फॉर्मूला मिल गया। ऊपर क्या बचा आपके पास, e स्क्वायर, नीचे क्या आएगा 2, और क्या है NH एप्सिलॉन नॉट, बच गया था, v इक्वल्स टू आएगा e स्क्वायर 2NH अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, वेलोसिटी का फॉर्मूला है e स्क्वायर 2NH अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो रेडियस और वेलोसिटी दोनों का एक्सप्रेशन के लिए बोला था, हमने निकाल दिया, ये वैल्यू आ गई, राइट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो एटॉमिक फिजिक्स से था। नेक्स्ट देखो, इसका फर्स्ट क्वेश्चन आज का जो एटॉमिक फिजिक्स से था। अगला देखो 26 में, व्हाट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम लोएस्ट स्टेट टू थर्ड स्टेट। तो एनर्जी रिक्वायर्ड, तो रिक्वायर्ड एनर्जी या एमिटेड एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा, En2 माइनस En1, ये फॉर्मूला होता है, En2 माइनस En1। अब किस ऑर्बिट पे एक्साइट करना है, थर्ड पे,
तो थर्ड ऑर्बिट से एक्साइट करेंगे मतलब यहाँ पर आएगा E3 और लोएस्ट स्टेट मतलब ग्राउंड स्टेट से बोला है तो यहाँ आएगा E1। ठीक है, अब हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? देखो एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 अपॉन n स्क्वायर। तो n स्क्वायर यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर, फिर माइनस फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी -13.6 अपॉन 1 स्क्वायर, तो 1 ही होगा, राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आएगा -13.6 अपॉन 9। 13.6 अपॉन 9 हम कर सकते हैं, माइनस के साथ वैल्यू है जो थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी आपको मिल जाती है। तो -13.6 डिवाइड बाय आप कर लो 9, तो एनर्जी 1.51 ये एनर्जी मिलेगी। माइनस माइनस प्लस कर दिया तो प्लस का 13.6 ये आ जाएगी एनर्जी। ठीक है, और ये सारी एनर्जी आपको पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखी जाती है। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो आती है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी, ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलती है। ठीक है, तो ये हमने डिफरेंस निकालना है, तो हम यहाँ पर 13.6 में से 1.51 माइनस करेंगे, वैल्यू मिल जाएगी 12.09। तो रिक्वायर्ड एनर्जी आ जाएगी प्लस का 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी चाहिए अगर इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड से, लोएस्ट की जगह क्या है, ग्राउंड है, अगर इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से थर्ड स्टेट तक आपको शिफ्ट करना है, ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, इजी है एनर्जी डिफरेंस का, ये क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड एग्जाम्स में इस तरह का। चलो नेक्स्ट देखो, इफ द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज 4.77 एंगस्ट्रॉम, फाइंड द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। पहला पार्ट तो इसका ये है। ठीक है, तो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, दो पार्ट में क्वेश्चन है, तो आपको देख लेना ये अलग अलग पार्ट का है क्वेश्चन। तो दो पार्ट में तो 1.5 का हो सकता है, 2.5 का हो सकता है कि ये 2 का हो और ये 1 का हो, ये 2 मार्क्स का, ये 1 मार्क्स का, ये 1 मार्क्स का, ये 2 मार्क्स का। डिस्क्रिप्शन वहाँ पर क्वेश्चन में लिखा होता है, आप साइड में देखकर आराम से इसको कर सकते हैं। इसमें आपसे पूछा है, तो इसमें आपको 3 क्वेश्चन पूछे हैं। इसमें अगर मैं देख पा रहा हूँ शीट में, तो जो 1+1+1 लिखा हुआ है = 3। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट तो रेडियस निकालने का है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है फाइंड द रेडियस, तो फर्स्ट तो 1 नंबर तो यहाँ मिल गया। विच कैटेगरी ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज इन अल्ट्रावायलेट, विच कैटेगरी ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज इन अल्ट्रावायलेट, 1 नंबर इसका है। एंड विजिबल रीजन में कौन सा स्पेक्ट्रम आता है, 1 नंबर इसका है। तो जैसा भी डिवीजन आप देखोगे ध्यान से लिखा होता है 1+1+1, तो उसी हिसाब से आपको करना है, क्योंकि एग्जामिनर चेक करते टाइम जब आपने यहाँ रेडियस निकाली तो 1 मार्क यहाँ देगा आपको। अल्ट्रावायलेट के लिए आपने लिखा 1 मार्क यहाँ मिलेगा, और विजिबल के लिए कौन सा स्पेक्ट्रम आता है 1 मार्क यहाँ मिलेगा। डिवीज़न बोर्ड एग्जामिनेशन में कॉपी चेकिंग का बहुत अच्छा सिस्टम होता है। जितने नंबर का आपको दिया गया है, जितने नंबर का आपको बोला गया है, उतने नंबर उस पर्टिकुलर पार्ट पर मिलते हैं आपको। ठीक है, तो देखो सबसे पहले थर्ड ऑर्बिट की रेडियस आपको मिल गई, तो Rn का फॉर्मूला आपको पता है 0.529 n² एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, तो Rn की वैल्यू हमें पता है, कौन सी ऑर्बिट दी है, थर्ड की, तो R थर्ड दे दिया आपको, R थर्ड ऑर्बिट की रेडियस दे दी है 4.77। थर्ड ऑर्बिट की रेडियस क्या थी, 4.77 एंगस्ट्रॉम, इक्वल्स टू ये कितना होगा 0.529, है ना, ये इससे आएगा 0.529 इंटू थर्ड ऑर्बिट की रेडियस है थर्ड की, तो थर्ड का स्क्वायर कर देंगे, इस तरह से होता है। ठीक है, तो थर्ड ऑर्बिट की रेडियस हमें दे रखी है, हमें कौन सी ऑर्बिट की रेडियस पूछी है वो देख लेते हैं। हमें थर्ड ऑर्बिट की रेडियस गिवन है, हमसे पूछिए फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस, तो R1 की वैल्यू क्या होगी, R1 की वैल्यू पूछिए आपसे, तो R1 इक्वल्स टू तो होगा 0.529 इंटू n², n की वैल्यू तो 1 है। ठीक है, n की वैल्यू 1 है, तो 1 से तो आपको पता है R फर्स्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, R फर्स्ट की वैल्यू आ जाती है 0.529 आ जाएगी, तो n की वैल्यू 1 रख दोगे, R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो वैसे ही निकाल लेते हैं, हमें फॉर्मूला पता है तो 4.77 नहीं भी देता तो भी निकाल लेते। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन था।
फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस पूछी, थर्ड की नहीं भी देती तो भी हम निकाल सकते हैं आराम से, राइट। चलिए अब देखो इसमें आगे, विच कैटेगरी ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज इन अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो सीरीज आपको पता है, स्पेक्ट्रम में लाइमन, बामर, पासन ये सब होती हैं, तो अल्ट्रावायलेट में कौन सी सीरीज, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी कैटेगरी अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है? तो अल्ट्रावायलेट रीजन में आने वाली जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सीरीज है वो है लाइमन सीरीज, ठीक है। ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या पूछा, विच कैटेगरी ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी कैटेगरी अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है? तो हम क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज, ठीक है। लाइमन सीरीज इज इन अल्ट्रावायलेट रीजन। नेक्स्ट पूछा है विजिबल रीजन में कौन सी सीरीज आती है? तो विजिबल में आपको लिखनी है, आपको पता है विजिबल में कौन सी आती है, बामर। विजिबल में बामर सीरीज मिलती है आपको। ये एक नंबर के 3 पार्ट हो गए इसके, तो 1 नंबर यहाँ मिल जाएगा इस पर, 1 नंबर यहाँ मिलेगा, 1 नंबर यहाँ मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे अगला, अब जहाँ 3 पार्ट है तो क्लियर है कि 3 पार्ट है, इसका मतलब 3 मार्क्स, फर्स्ट इसका, 1 इसका, 1 इसका, ठीक है। चलो आगे देखो, इफ़ द पार्टिकल्स, कौन कौन से पार्टिकल्स है? पहला इलेक्ट्रॉन है, लिथियम है, हाइड्रोजन है और हीलियम है, आर प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड विद सेम वेलोसिटी। मैग्नेटिक फील्ड सेम है, वेलोसिटी सेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट मैग्नेटिक फोर्स? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट मैग्नेटिक फोर्स? तो हाईएस्ट मैग्नेटिक फोर्स अगर आप लिखो, ध्यान से देखोगे, हाईएस्ट मैग्नेटिक फोर्स लिखना है मुझे, तो हाईएस्ट मैग्नेटिक फोर्स, आपको पता है मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला जो चार्ज पार्टिकल पे लगता है, मूविंग चार्ज पार्टिकल पर, वो होता है QVB साइन थीटा, ठीक है। थीटा यहाँ पर आपको ऑलरेडी 90 डिग्री दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, तो साइन थीटा हम हटा देते हैं। तो आपको पता लगा कि फोर्स का फॉर्मूला क्या मिला, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है QVB, ठीक है। वैसे QVB साइन थीटा और थीटा की वैल्यू 90, इसका मतलब फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा QVB। तो फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? यहाँ पर फोर्स डिपेंड करेगा चार्ज पर, वेलोसिटी पर और मैग्नेटिक फील्ड पर। वेलोसिटी सेम दे दी, सेम मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, इसका मतलब फोर्स डिपेंड करेगा ओनली चार्ज पर। किसका चार्ज ज़्यादा है उसका फोर्स भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो चार्ज की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा माइनस का, ये पहला पार्टिकल। दूसरा पार्टिकल है लिथियम, ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका 3 है, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 3e लिखोगे, राइट, सॉरी 3 प्रोटॉन होंगे तो +3 लिखोगे। लिथियम में कितने प्रोटॉन है? +3, +3 प्रोटॉन है, +3 लिख दिया। 1H1 तो एक प्रोटॉन होता ही है तो प्लस ही आएगा, और 2He4 में +2e का चार्ज होता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन है तो -e, लिथियम के लिए दे दिया तो +3, हाइड्रोजन दे दिया तो +e और हीलियम दे दिया तो +2। ये चार्जेस आपको पता है। तो सबसे ज़्यादा चार्ज किस पर है? लिथियम पर। तो हाईएस्ट मैग्नेटिक फोर्स किस पे लगेगा? लिथियम पर। तो आंसर क्या आएगा आपको? हाईएस्ट मैग्नेटिक फोर्स इज एक्ट ऑन लिथियम 37 लिखा है, लिखोगे हाईएस्ट मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ऑन लिथियम 7। फिर दो बोला है आपको, राइट एनी 2 सोर्सेज टू जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड B को जनरेट करने के 2 सोर्सेज आपको यहाँ पर लिखने हैं। 2 सोर्सेज, फर्स्ट सोर्स आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड आता किससे है? पहला सोर्स तो है मैग्नेट, बेसिक सोर्स आपको पता ही है, मैग्नेट कह लो, बार मैग्नेट कह लो, कुछ भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो पहला सोर्स तो मैग्नेट होता है जो मैग्नेटिक फील्ड को बनाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने वाला सोर्स चार्ज होता है, मैग्नेटिक फील्ड को बनाने वाला मैग्नेट होता है। बट इसका जो दूसरा सोर्स आप बताओगे, आपने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड, आपने पढ़ा है, चैप्टर का नाम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। दूसरा आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाता है? आप लिखोगे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो, सी बोला है गिव द इंटरनेशनल डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। एम्पियर की इंटरनेशनल डेफिनेशन क्या है? तो ये आपने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट वाले चैप्टर में पढ़ा है कि 2 पैरेलल वायर्स हैं जो
d डिस्टेंस पे होते हैं, उस केस में आपको 1 एम्पियर की डेफिनेशन डिफाइन करनी होती है। 2 पैरेलल वायर्स, तो इस तरह से देख लो, पहले आप समझिए इधर ध्यान से, ये 2 पैरेलल वायर्स है, लॉन्ग पैरेलल वायर्स, दोनों में करंट फ्लो हो रहा है I1 I2, ठीक है। दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, d। तो जो फोर्स लगता है इनके बीच में फोर्स, उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d, ये फोर्स होता है। फोर्स पर यूनिट लेंथ हम कहते हैं कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर करंट 1 एम्पियर हो और डिस्टेंस 1 मीटर हो, आप देखो फोर्स अपॉन लेंथ की, मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू क्या आएगी, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। हमें डिफाइन करना है 1 एम्पियर को, तो करंट हमने फ्लो कर दिया 1 एम्पियर, नीचे 2 पाई, और दोनों वायर के बीच में डिस्टेंस जो थी d, ये हमने रख दी, ये d देखो, ये d रख दिया 1 मीटर, और I1 I2 दोनों करंट्स रख दिए 1 एम्पियर, तभी तो 1 एम्पियर को डिफाइन करना है। तो अगर करंट 1 एम्पियर है, डिस्टेंस 1 मीटर है, तो फोर्स कितना आएगा, देखो ये 2 पाई 4 पाई कैंसिल होगा, तो आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, ये फोर्स आता है। इसको ऐसे डिफाइन करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो डेफिनेशन, एम्पियर इज द करंट व्हेन पासेस थ्रू ईच ऑफ 2 इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स। ये 2 लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स हैं इनफाइनाइट के, इन दोनों में करंट फ्लो कर रहे हैं हम इन फ्री स्पेस। ये फ्री स्पेस है, दोनों वायर्स के बीच में कोई मीडियम नहीं है, फ्री स्पेस है, एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। मैंने कहा डिस्टेंस हमने 1 मीटर रखी है, देखो 1 मीटर, ये 1 मीटर रख दिया, 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, प्रोड्यूसेस बिटवीन देम अ फोर्स ऑफ 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, ठीक है। इस तरह से हमें डिफाइन करना है इसको। तो 1 एम्पियर, दोबारा सुन लो सिंपल सी लैंग्वेज में, हमें फॉर्मूला पता है, ठीक है। तो 2 वायर्स में, मतलब 1 एम्पियर करंट वो करंट होता है जिन्हें, उस करंट को 1 एम्पियर कहेंगे जिसे 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स में अगर फ्लो किया जाए, तो उन 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स के बीच में लगने वाला फोर्स 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर होता है। कंडीशन थोड़ी सी और ध्यान से रखें कि 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर है, और दोनों वायर्स फ्री स्पेस में हैं, मीडियम इनके बीच में कोई और नहीं है, एयर है या फ्री स्पेस है, ठीक है। इस तरह से डिफाइन करते हैं इसको। यह 1 एम्पियर की इंटरनेशनल डेफिनेशन भी बोलते हैं इसको, इट इज़ द इंटरनेशनल डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, जो 11th में भी आपने पढ़ी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 29, व्हाट इज द हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इन द सेंटर ऑफ द हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल, मेक अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट। पहले मैं आपको समझाऊं और ग्राफ बनाएं, फिर इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखो हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल क्या था, हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल क्या है, एक कॉइल जो हम लेते हैं, ये कॉइल है सपोज, ठीक है। इस कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है, जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता जाता है। जैसे जैसे दूर जाएंगे तो करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे जैसे दूर जाएंगे हम, जैसे इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, तो सेंटर पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है, जैसे दूर जाओगे अपने आप मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता है, ठीक है। तो हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल क्या है, इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ 2 कॉइल्स, 2 आइडेंटिकल कॉइल्स। ये देखो ये 2 आइडेंटिकल कॉइल्स हैं, दोनों की एक्सिस सेम है, दोनों पैरेलल हैं, दोनों में करंट सेम अमाउंट का फ्लो होता है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की करंट मतलब फ्लो होने की करंट की डायरेक्शन सेम है, करंट का अमाउंट सेम है, एक्सिस सेम है, रेडियस सेम है, आइडेंटिकल कॉइल्स हैं। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो होती है वो इनकी रेडियस के इक्वल होती है। दोनों की रेडियस क्या होगी, r, तो दोनों के रेडियस के इक्वल इनके बीच में डिस्टेंस है, ठीक है। और ये जो सेंटर पॉइंट होता है इसका, मतलब मिड पॉइंट आप कह लो, सेंटर इसका C1 इसका C2 है, और दोनों का सेंटर C ले लेते हैं। इस C पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे है, जब टोटल डिस्टेंस R है तो ये कितनी डिस्टेंस पे हुआ, R/2 पर, R/2 डिस्टेंस पे हुआ। तो इस R/2 डिस्टेंस वाले पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। कॉइल से R/2 डिस्टेंस पे जो पॉइंट होता है उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये R/2 डिस्टेंस है, ये वाली R/2 डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, ये R/2 डिस्टेंस पे, और यहाँ से भी ये R/2 डिस्टेंस पे, इनको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल बनाई क्यों थी, एक कॉइल थी, दूसरी कॉइल पैरेलल क्यों प्लेस की, दोनों कॉइल पैरेलल प्लेस कर दी। हमें पता है कि एक कॉइल से दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाता है, तो यहाँ पर 2 कॉइल्स का अरेंजमेंट बनाया गया, और ये कोशिश की गई कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहे, दूर जाने पर कम ना हो, क्योंकि हम एक कॉइल से दूर जाएंगे
तो दूसरे कॉइल के पास आ जाते हैं। अगर एक कॉइल से दूर जाएंगे तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, तो दूसरे के पास जा रहे हैं तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। ओवरऑल हेल्महोल्ट्ज को चाहिए था कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, उसके लिए ये अरेंजमेंट उसने बनाया था। ठीक है, तो आपको समझ में आया हो तो डेफिनेशन पढ़ें। देखो, इन टू कोएक्सियल सिमिलर सर्कुलर कॉइल्स, सिमिलर सर्कुलर कॉइल्स हैं, कोएक्सियल हैं, इन विच इफ इलेक्ट्रिक करंट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज पास इन सेम डायरेक्शन, दोनों में करंट की डायरेक्शन और करंट का मैग्नीट्यूड सेम है। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ अ कॉइल इज इक्वल्स टू देयर रेडियाई, दोनों के बीच की कॉइल की डिस्टेंस क्या है, रेडियस के इक्वल है, देन दिस अरेंज्ड पेयर ऑफ कॉइल इज कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज कॉइल। इस अरेंजमेंट को हम हेल्महोल्ट्ज कॉइल कहते हैं। और हेल्महोल्ट्ज कॉइल इज यूज्ड टू ऑब्टेन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हेल्महोल्ट्ज कॉइल किस लिए किस लिए यूज़ कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, अब वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसलिए पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इन द सेंटर ऑफ हेल्महोल्ट्ज कॉइल, मेक अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट। अब इस पॉइंट को, जो पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है वो लेके आते हैं। देखो, अब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अब पहली कॉइल ये, फर्स्ट ये है, सेकंड कॉइल ये है, दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है, हमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स का सम करना पड़ेगा, दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स का सम करना पड़ेगा, और दोनों की करंट की डायरेक्शन सेम है, इसलिए दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम होते हैं, B1 B2 सेम डायरेक्शन में। तो आप लिख सकते हो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। दैट्स वाई सेंटर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा B1 प्लस B2। और B1 B2 की वैल्यू अगर देखें तो ये आपको पता होना चाहिए कि B1, वैसे एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड जो होता है B1 की वैल्यू हम लिखेंगे तो उसका B जो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ये होता है एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। एक्सियल पे है, सेंटर पे है, लॉन्ग वायर का है। कॉइल के सेंटर पे होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, कॉइल के एक्सियल पॉइंट पे होगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। इनफाइनाइट वायर के लिए होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, सेमी इनफाइनाइट के लिए होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4πr। ठीक है, नॉर्मल वायर के लिए, नॉर्मल जो वायर होता है म्यू नॉट आई साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन 4πr। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। सारे मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले इस चैप्टर में सब आपको याद होने चाहिए, जैसा मुझे याद है इतना आपको याद होना चाहिए, ऐसे याद करने हैं आपको। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। अब ये वाला मैग्नेटिक फील्ड कितनी दूर चाहिए, हमें चाहिए r/2 डिस्टेंस पर, तो सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर। तो x की वैल्यू क्या पुट कर दूँ, r/2 पुट कर देता हूँ। तो x की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ r/2। तो r/2 पुट कर दूंगा तो b की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस r/2। तो r स्क्वायर प्लस r/2, तो r/2 का स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पे आएगा r स्क्वायर बाई 4 पावर 3/2। 3/2 पावर आती है कैलकुलेशन में, ध्यान रखें गलती ना हो। ये आ गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, तो ऊपर आ गया। ठीक है, तो है ऊपर। एलसीएम क्या आएगा नीचे, एलसीएम आप लोगे 4, तो 4r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ये हो जाता है 5r स्क्वायर, और पावर इसकी 3/2 है। और 4 जो था एलसीएम वो यहाँ लिख दिया मैंने, 4 पावर 3/2 है। ठीक है, अब 3/2 पावर मतलब 1.5। 1.5 किसी की पावर अगर 1.5 हो तो आप उसको क्या करोगे, किसी की पावर अगर 1.5 है, स्क्वायर का मतलब तो आपको पता है r इंटू आर होता है, स्क्वायर का मतलब r स्क्वायर मतलब r इंटू आर। तो 3/2 पावर मतलब 1.5 का मतलब होता है एक बार आप 4 है और √4, ये पावर 1 है और ये हाफ है। तो 3/2 का मतलब होगा एक बार क्वांटिटी को बिना अंडर लिखो, एक बार उस क्वांटिटी को अंडर के साथ लिखो। नीचे आ जाओ 2, अब 5r स्क्वायर की पावर 3/2 है, तो 5 की पावर 3/2 मतलब एक बार 5 पूरा हो गया, और 1.5 मतलब पावर हाफ करने के लिए हमें √5 लगा दिया। r स्क्वायर की पावर 3/2 है, तो एक बार r स्क्वायर पूरा है और एक बार r स्क्वायर अंडर में है। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। तो ये जो r/2 डिस्टेंस पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे, इसकी वैल्यू क्या आएगी देखना, क्या कट जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर, 2 से ये 4 का √2 आएगा, कट गया। ठीक है, तो वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पर 4 म्यू नॉट आई अपॉन 5√5 r।
ये वैल्यू है 4 म्यू नॉट आई अपॉन 5√5r, एक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है ये, मतलब एक कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये होती है। ठीक है, ये अब हम ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, हमें पहले से पता है। तो अब ये वैल्यू एक की है, तो 4 म्यू नॉट आई अपॉन 5√5r, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। दूसरी कॉइल है, उसका मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है 4 म्यू नॉट आई अपॉन 5√5r। दोनों को ऐड कर देते हैं, तो दोनों ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ऐड करते ही इक्वल टू आ जाएगा आपके पास वैल्यू, देखो यहाँ लिख देता हूँ आगे, इक्वल टू BC सेंटर पॉइंट पे वैल्यू आई मैग्नेटिक फील्ड की 8 म्यू नॉट आई अपॉन 5√5r। ठीक है, अब अगर मैं 8 में 5√5 को डिवाइड करता हूँ तो ये आती है वैल्यू 0.716 म्यू नॉट आई अपॉन r। ये वैल्यू बोली थी, आपको बोला है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो एक तो ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, और हम ये भी लिख सकते हैं सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा आपको। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा तो 2 से मल्टीप्लाई करते आ जाएगा 1.432, और म्यू नॉट आई अपॉन ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये भी आप लिख सकते हो म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r आपको पता है कॉइल के सेंटर पे होता है 1.432, ये म्यू नॉट आई अपॉन 2r को लिख सकते हैं B सेंटर। ठीक है, ये सारी वैल्यूज होती हैं हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल के लिए। क्लियर, समझ में आया आपको ये? अब आपको बोला इसमें ग्राफ भी बनाना है, तो ग्राफ बनाना है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया ये इस C पॉइंट पे आया, C1 पे कितना होगा और C2 पे कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड। C1 C2 पे तो इंडिविजुअल कॉइल्स का तो होता ही है। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है, सेंटर पे इस जगह पर हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल के सेंटर पे कितना आ रहा है, जो नॉर्मली म्यू नॉट आई अपॉन 2πr होता है उसका 1.432, लगभग 1.5 टाइम्स, लगभग 1.5 गुना हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर ग्राफ बनाना हो इसका तो हम ग्राफ इस तरह से बना सकते हैं। देखो मैग्नेटिक फील्ड और ये डिस्टेंस हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो मान लेते हैं ये वैल्यू है आपकी म्यू नॉट आई अपॉन 2r, जो सेंटर वाली वैल्यू होती है। ठीक है, और ये हमने रख दिया सेंटर, सेंटर होता है। अब सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड था इसका लगभग 1.5 गुना है, लगभग 1.5 गुना। और दोनों कॉइल्स की बात करें तो ये 0 पॉइंट है, r/2 पर एक कॉइल आ जाएगी। ये जो आपकी कॉइल थी r/2 डिस्टेंस पे थी ना कॉइल, तो 0 से r/2 पर एक कॉइल आ जाती है, और 0 से r/2 पर दूसरी कॉइल आ जाती है, और दोनों कॉइल्स के बीच में और जो म्यू नॉट आई अपॉन 2r है वो वाली वैल्यू ये वाली होती है। तो दोनों कॉइल्स के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो लगभग इसका 1.5 गुना होता है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, इस तरह से बनाओगे। ठीक है, बाकी ये ग्राफ आगे चले जाओगे, कॉइल से अगर बाहर चले गए तो ये ग्राफ आगे आगे धीरे धीरे कम होता था मैग्नेटिक फील्ड। इधर भी आप देखोगे तो अब मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे मिलता है हमें वो मिलता है इस तरह से। थोड़ा सा और इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखो आप हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो मिलता है हमें सेंटर पे मिलता है, वो मिलता है सेंटर पे हमें मिलता है जो हमने निकाला 1.432 टाइम्स ऑफ B सेंटर, 1.432 टाइम्स ऑफ B सेंटर। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम देखें हमें बनाना है ऐसा ग्राफ, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r के लिए हमने बनाया, म्यू नॉट आई अपॉन 2r तो आपको पता है सेंटर पे होता है, तो वो ये वाली वैल्यू होगी म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है, तो जो सिंगल कॉइल के लिए बनाए, तो सिंगल कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनता है। देखो सिंगल कॉइल के लिए, क्योंकि सेंटर पे होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r और सेंटर से दूर जाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाता है। सेंटर से दूर जाने, ये ग्राफ दोनों बनाए मैंने सिंगल कॉइल के लिए। सिंगल कॉइल मतलब ये C1 के लिए बना दिया, कौन सा ग्राफ, ये वाला C1 के लिए, और ये ग्राफ बनता है C2 के लिए। ठीक है, दो कॉइल्स थी ना अलग अलग, दोनों कॉइल्स का कॉम्बिनेशन बनाया हमने। तो ग्राफ में हमने क्या किया कि दोनों कॉइल्स का मैग्नेटिक फील्ड जो था वो हमने अलग अलग बना दिया, दोनों कॉइल्स का सिंगल सिंगल। राइट, अब हमें इनको मिक्स करना है, अगर इनको मिक्स करें अगर हम, तो हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल बनती है। और हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल पे आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड कितना था 1.32 टाइम्स, तो लगभग इतना बनाओगे। ये म्यू नॉट आई अपॉन 2r है, इसका इतना होता है वैल्यू, ये ऐसे बना दोगे बस।
ठीक है, कि सेंटर हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल के सेंटर पे कितना होगा इतना, और ये वैल्यू कितनी हम कहेंगे, ये वैल्यू हम कह रहे हैं 1.432 टाइम्स है, ऐसे बना दो। कितनी वैल्यू है म्यू नॉट आई अपॉन 2r का 1.432 टाइम्स, इसलिए ग्राफ थोड़ा ऊपर आएगा ये वाला। ठीक, ये है हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल का ग्राफ। नाउ नेक्स्ट देखो अगला, अ सोलेनॉइड विद अ मीन डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर। सोलेनॉइड के लिए डायमीटर कितना है 5, तो रेडियस हम निकाल सकते हैं। लेंथ कितनी है 200 सेंटीमीटर। इस मेड अप ऑफ 2 लेयर्स, ध्यान रखना सोलेनॉइड में लेयर्स नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देगी, जितनी लेयर्स होंगी नंबर ऑफ टर्न्स उतने बढ़ते जाएंगे। ईच लेयर हैज़ 100 टर्न्स, ये है आपका टर्न्स, राउंड्स मतलब टर्न्स है। ईच लेयर हैज़ 1000 टर्न्स, कितनी लेयर्स हैं 2 लेयर्स, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स लिखूँ मैं अगर पहले, सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स लिखना चाहूँगा मैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन ईच लेयर इनटू नंबर ऑफ लेयर्स। तो नंबर ऑफ लेयर्स कितनी है 2, तो 2 इंटू 1000 कितनी लेयर्स हो गई। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को कैपिटल एन लिखकर मैं क्या लिख दूंगा 2000। ठीक है, फिर करंट फ्लो हो गया, एन की वैल्यू आपको मिल गई 2000, चलो, और लेंथ मिल गई, लेंथ की वैल्यू है 200 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस मिल गया आर, रेडियस होगा 2.5 सेंटीमीटर सोलेनॉइड की। करंट मिल गया आपको आई, करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट मिल गया आपको 3.5 एम्पियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट द एंड ऑफ द सोलेनॉइड। एंड ऑफ द सोलेनॉइड पूछा है, एक बार चेक कर लें, एक्सिस पे पूछा है कि एंड पे पूछा है, 30th में एंड ऑफ द सोलेनॉइड पूछा है। 3 मार्क्स का कंप्लीट, एक न्यूमेरिकल दिया है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूरा पूरा कंप्लीट करोगे, एक ही वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट द एंड ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, तो सोलेनॉइड के एंड पर निकालना है, तो 200 सेंटीमीटर की इसमें लेंथ है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एंड की अगर बात करें तो बी मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड, एंड का जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। एक्सिस पर पूछे, सोलेनॉइड के बीच में पूछते हैं, एक्सिस पर पूछते हैं तो होता है म्यू नॉट एन आई, और एंड पर पूछेंगे तो आएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, एन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर देखो म्यू नॉट की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। स्मॉल एन की वैल्यू होगी 2000 अपॉन लेंथ, लेंथ कितनी है 200 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिख रहा हूँ मैं, और करंट कितना है 3.5 और यहाँ पर 2 डिवाइडेड है। ठीक है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो सेंटीमीटर लिखा था हटा देते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देते तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से डिवाइड करेंगे, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, मीटर में आ गया। ठीक है, क्योंकि जहाँ कांस्टेंट होता है, ध्यान रखें कांस्टेंट हमेशा, इसकी जो यूनिट होती है कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा एम के सिस्टम में होती है, मतलब स्टैंडर्ड में, इसलिए आपको सेंटीमीटर वगैरह दे रखा हो तो उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे। राइट, अब बताओ क्या कैंसिल करें, 2 इंटू 2 ये हो गया 4 से कैंसिल हो गया, 2 0 ये 2 0 से कैंसिल हो गए, 2 0 कैंसिल हो गए, वैल्यू बचती है हमारे पास 3.5 इंटू 2, 3.5 इंटू 2 7 पाई इंटू 10 टू पावर 3 0 आप कैंसिल कर दो इससे, तो 10 टू पावर -4 टेस्ला, 10 टू पावर -4 टेस्ला आ जाएगा। ये है सोलेनॉइड के एंड पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिलेशन, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। इसमें आप देखो लेंथ दे रखी थी 200 मीटर की, 200 सेंटीमीटर की, और वैल्यू दे रखी थी आपको रेडियस की। तो रेडियस की वैल्यू तो कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूले में कहीं भी रेडियस सोलेनॉइड की काम में नहीं आती है। नेक्स्ट देखो 31 में, वाई आर मैग्नेटिक पोल सेगमेंट्स मेड कॉनकेव इन गैलोमीटर। आपने देखा वो गैलोमीटर में इस तरह के मैग्नेटिक पोल्स लेते हैं, इस तरह की। ठीक है, बिकॉज इसमें क्या आंसर दोगे, बिकॉज मैग्नेटिक पोल सेगमेंट्स मेड कैन कॉनकेव इन गैलोमीटर बिकॉज दे मेड
बिकॉज दे मेड, आपको पता है क्या करते हैं कॉनकेव मैग्नेटिक पोल्स, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं? बिकॉज दे मेड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं? रेडियल। आप देखो ये सेंटर है ना, तो ये नॉर्थ है साउथ है सपोज, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ ये लाइन ऐसे जाएगी। मैग्नेटिक लाइंस बना रहा हूँ मैं, देखो मैग्नेटिक लाइंस है ये, तो ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है? रेडियल। ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो थीटा होता है उसकी वैल्यू 90 लेते हैं हम, गैलोमीटर में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, सेकेंड पार्ट में पूछा है राइट द नेम्स ऑफ रीजन। यहाँ रीजन की जगह यहाँ पे आएगा फील्ड, रीजन नहीं है फील्ड है। फील्ड्स जनरेटेड बाय मूविंग चार्ज पार्टिकल। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो कौन कौन से फील्ड्स जनरेट करेगा? तो ए का तो आंसर मैंने लिख दिया, बी का आंसर इस तरह से आएगा। मूविंग चार्ज पार्टिकल कौन कौन से फील्ड जनरेट करेगा? फील्ड्स के लिए पूछा है, तो इसका पहला आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और सेकंड आंसर है मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा ही सही, मगर मूविंग है इसका मतलब कौन सा फील्ड और बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। ठीक है, सी देखो, ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट वायर, करंट कैरिंग वायर, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। किसी वायर का, लॉन्ग स्ट्रेट वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, आपको पता है बी का, मैं लॉन्ग स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, म्यू नॉट आई अपॉन क्या होता है? 2 पाई आर। यहाँ पे आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये ले लेते हैं आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो बी में और आर में कैसा रिलेशन है? इनवर्स का। तो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इनवर्स रिलेशन के लिए कैसा ग्राफ आता है? बच्चों को पता होगा, इनवर्स रिलेशन के लिए ग्राफ हमेशा डिपेंड करता है रिलेशन पर। ठीक है, तो ग्राफ हमेशा डिपेंड करता है रिलेशन पर। अलग अलग रिलेशंस के लिए अलग अलग ग्राफ आते हैं। ठीक है, तो ग्राफ के लिए से यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है, तो आपको बच्चों को पता होगा इनवर्स रिलेशन के लिए कौन सा ग्राफ आता है? वो आता है हाइपरबोला। ठीक है, ग्राफ के अलग अलग रिलेशंस के लिए अलग अलग ग्राफ आते हैं। अगर आपको ग्राफ नहीं आते हैं तो आप इस चैनल पे ग्राफिकल सेक्शन, ग्राफ इन फिजिक्स के वीडियो देख सकते हैं। 2 वीडियो हैं और फिजिक्स में जितने भी ग्राफ बनते हैं, क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, उनका क्या यूज़ होता है, मैंने सब उन 2 वीडियोस में बनाया हुआ है। आप ग्राफ इन फिजिक्स देख सकते हो। सारे ग्राफ फिजिक्स इवन केमिस्ट्री में भी काम आते हैं। उनका यूज़, उनका स्लोप, उनका एरिया भी हम कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, वो सारा क्लियर होगा आपको ग्राफ इन फिजिक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है, तो इनवर्स रिलेशन के लिए ग्राफ बनता है हाइपरबोला। बी और आर इनवर्स रिलेशन, ये ग्राफ कैसा बनेगा? हाइपरबोला। इवन हम कह सकते हैं क्या बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इनवर्स रिलेशन के लिए बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो ये 31 तक हम करते हैं इसमें, इस पार्ट में। आज सेक्शन सी के इस पार्ट में 31 तक किया। अब लास्ट पार्ट में हम करेंगे इसके आगे 31 से लास्ट तक। टोटल क्वेश्चन मैं बता दूं, सेक्शन सी में टोटल क्वेश्चन जो आ रहे हैं 37 तक ही हैं। तो बड़े बड़े क्वेश्चन है 31 तक, 32 से 37 तक नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। फिर हम पार्ट स्टार्ट करेंगे सेक्शन डी। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए अच्छे से। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। टिल देन, गुड बाय, कीप स्टडिंग।